नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी में 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 21% दलित आबादी पर अब बीजेपी, सपा और बसपा तीनों की नजर है। लखनऊ में हुई रैली के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 साल बाद फिर से मैदान में उतरने का ऐलान किया और भतीजे आकाश आनंद को भी पूरे प्रदेश में सभाओं की जिम्मेदारी दी। बसपा पुराने चेहरों की घर वापसी और दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और अति पिछड़े वोटर्स पर फोकस कर रही है, तो वहीं सपा ने दलितों के बीच जाकर अपनी पूर्व सरकार की योजनाएं, समाजवादी पेंशन और आवास जैसी सुविधाओं को दोबारा याद दिलाने की रणनीति बनाई है। इधर बीजेपी ने वाल्मीकि जयंती पर पहली बार सरकारी छुट्टी घोषित कर बड़ा सियासी दांव चल चुकी है। दरअसल यूपी की करीब 150 सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और यही 2027 की सियासत की सबसे बड़ी कुंजी बन गए हैं। सवाल यह है कि आखिर 2027 विधानसभा में दलित वोटर किसके साथ जाएंगे? क्या बीजेपी दलित वोटर को अपने पाले में करने में सफल होगी? क्या सपा मायावती के खोए जनाधार का फायदा उठाने में सफल होगी? या फिर यूपी का दलित वोटर मायावती पर एक बार फिर भरोसा जताएगा? अपने कार्यक्रम में दलित वोटर्स का दम 27 में दलित किसके संग, ऐसे में कुछ सवालों पर करेंगे चर्चा। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दलित चिंतक हैं लालजी प्रसाद जी। बहुत स्वागत है लालजी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सुधा मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक सोनकर जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल इस पूरी चर्चा की और सुधा मिश्रा का सबसे पहले रुख करते हैं। सुधा मिश्रा, एक तरफ बसपा को हम देख रहे हैं पूरी तैयारी कर रही है, सपा लगातार जिक्र कर ही रही है कि उसने जो योजनाएं दी और उसका फिर से वो जिक्र कर रही है, और बीजेपी तो लगातार फोकस करती ही रही है। ऐसे में कांग्रेस तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मतलब बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग दिखाई देते हैं कि आपका झुकाव किस तरफ है। मैं आती हूँ आपके प्रश्न पे। जब भी प्रश्न क्या करिए तो करती ही रही है, कौन करेगा कौन नहीं कर रहा है, तो उसमें डिफरेंस दिख जाता है कि जो सामने वाला है वो प्रश्न किस आधार पे पूछना जाता है। सुधा जी, पहली बात तो मैं आपको रोकूंगी इसलिए क्योंकि आप शुरुआत पे ही, मैं आपसे जब भी सवाल करूं तो आप पहले ही आप सवाल उठा देती हैं। आप सवाल क्यों उठा रही हैं? आप अपनी बात करिए ना। मैं तो वही पूछ रही हूँ जो सवाल है, लेकिन आप शुरुआत ही ऐसी कर देती हैं। मैंने आपके प्रश्न को दोहराया है, मैंने कुछ नया उसमें जोड़ा नहीं है। आपने कहा भाजपा तो कर ही रही है, भाई सरकार में है और जो कर रहे हैं वो जनता के दिए गए सरकार के वजह से कर रहे हैं। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया किसी पे। तो बाकी पार्टियों को उसके पैरेलल खड़ा करके प्रश्न पूछिए, ना कि ये दिखाते हुए कि भाजपा तो कर रही है। सभी सरकारी और तंत्रों पे उनका जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। अब आते हैं उस पे असल पे। आपने कहा कि दलित जो लोग हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अभी वाल्मीकि जो हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई है, आप जानती होंगी ना। अगर सच में मायावती जी उसके साथ में होती तो उस मंच से, उस महारैली से एक बार तो बोलती कि दलितों के साथ इस देश में क्या हो रहा है। कल की घटना है कि दोपहर में एक दलित बच्चे के साथ गैंगरेप हो जाता है लखनऊ में। दलितों की बात तो सरकार कर नहीं रही है। महारैली में जो लोग बात कर रहे थे सपा कांग्रेस की, वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके वोट चाहिए। तो प्रश्न ये है कि अगर वोट चाहिए तो उनके लिए क्या किया जा रहा है। आपने न तो कल की घटना का जिक्र किया, ना आपने उस वाल्मीकि का जिक्र किया, और आपने प्रश्न पूछ लिया कांग्रेस कहां दिखाई देती है। कांग्रेस जनता के साथ, जिस तरह से अजय राय जी को गिरफ्तार किया गया, ये दिखाई देता है कि वो जनता के साथ खड़े हैं। और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि जनता के साथ खड़े होकर इनकी कुनीतियों का और जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर प्रश्न खड़ा करें। तो हम वहां खड़े हैं। हम यहाँ पे दूसरों को दबाने के लिए या दूसरों के साथ हो रही घटनाओं को छुपाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो जब प्रश्न पूछा करिए तो उस तरह लेके पूछा करिए। आप मुझे मत बताइए सुधा जी कि कैसे प्रश्न करना है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी दावा कर रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सपा ने रैली की, उसकी बात कर रही है। बसपा ने रैली की, सपा जो दावे करे उसकी बात कर रही है। ये मेरा कोई पर्सनल नहीं है, तो आप मुझे पर्सनल कमेंट बिल्कुल मत करिए। आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। सुधा मिश्रा जी, आप बिल्कुल पर्सनल कमेंट नहीं करिए। बस अगर आपको बताना है तो अगर कांग्रेस होती तो कहां है? यूपी में कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है?
हमेशा तो गठबंधन की बात करती है, गठबंधन में भी नहीं दिखाई देती है, हर जगह सीटों पर पेच फंस जाता है। अभी बिहार में देखिए राहुल गांधी अभी तक, तेजस्वी यादव अभी तक कोई सीट का शेयरिंग की कोई बात सामने नहीं आई है, आप बात करती हैं। मैं बात नहीं करती हूँ, तथ्य रख रही हूँ। चलिए ठीक है, दलित चिंतक का रुख करती हूँ। लालजी प्रसाद जी, अगर तथ्य में कोई गलती हो तो आप रोकिएगा, कोई तथ्य गलत नहीं है। ठीक है सुधा जी, आप बने रहिए मेरे साथ। दीपक का रुख करती हूँ। दीपक सोनकर जी हमारे साथ बने हुए, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक सोनकर जी, दलित वोटर्स की बात हो रही है, दलित वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सुधा मिश्रा जी जो आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका ध्यान तो रखा नहीं जाता, लेकिन वोट की बात आती है तो वोट साधने की पूरी कोशिश करती है बीजेपी। देखिए, पहले तो बीजेपी कोई एक तरफ ऐसा नहीं कि दलित का ही ध्यान रखती है। बीजेपी दलित का भी ध्यान रखती है, पिछड़े का भी ध्यान रखती है, अगड़े का भी ध्यान रखती है और सबका ध्यान रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ती है। मगर रही बात, जैसी हमारी बड़ी बहन सुधा दीदी ने कहा है, ये समझना बहुत जरूरी है कि पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार से दलित समाज के ऊपर अत्याचार किया, किस प्रकार से उनके प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई, किस प्रकार से उनके अनुयायियों के पूर्व की सरकारों की बात नहीं होनी चाहिए ना दीपक जी, अभी आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं उस पर बताइए, क्योंकि अब पूर्व की सरकारें हो गई, अब आपकी सरकार है। जी जी जी, मैं वही आ रहा था, आपने आने का प्रयास करने नहीं दिया, मैं वही आ रहा था। सरकार ने कार्य किया, मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार को बदलने का काम किया है। अभी हमारी बहन जिस घटना की बात कर रही थी, हरिओम वाल्मीकि जी की बड़ी दुखद घटना है, हमारी पूरी सहानुभूति उसके साथ है, मगर जिस आपको देखना चाहिए कि वही लगातार उस पर कार्रवाई करने का काम किया। जो लोग अपराधी थे, 6 से ज्यादा लोगों पर ऊंचाहार के थाने के अंदर मुकदमा दर्ज होकर रायबरेली में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उस पर जांच की टीम बैठाई गई है कि जो इसमें और भी प्रकार के दोष होंगे उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से किस प्रकार से दलित समाज के अनुसूचित वर्ग के SC आयोग की बात हो, चाहे हम लोग एक बहुत बड़ा विकल्पता हमेशा ऐसे समाज के लोग, मैं खुद उस समाज से आता हूँ, दलित समाज के लोग यही सोचते थे कि हमारे बच्चे भी क्या IAS PCS की कोचिंग को पढ़ सकते हैं, इतना धर्म जुगाड़ कर सकते हैं क्या। आज अभयोदय के माध्यम से वो निःशुल्क IAS PCS की कोचिंग को तैयारी कर सकते हैं और कर रहे हैं। समाज कल्याण के माध्यम से कैसे, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो बढ़ती हुई छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे SC ST जो अनुसूचित जाति धारा है उस धारा के अंदर बढ़ते हुए पेंशन की बात हो, ये सारी चीजें लगातार उस पर बढ़ने का काम किया है। और लगातार बाबा साहब के अगर किसी ने भी ये जो विस्तार खड़ा किया, उनकी आवाज को पहुंचाने का काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मगर वही हमने देखा था सरकारों में। लेकिन ठीक है, आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अत्याचार बढ़ रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठते हैं। ठीक है, बने रहे। मेरे साथ कपिश श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है कि बसपा, अब आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को रिपीट कर रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया, अब लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बसपा ने जिस तरह से रैली की और जिस तरह से मायावती ने सभा को संबोधित किया, कहीं ऐसा तो नहीं दलित वोटर्स अब शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति को किसी का वोटर नहीं मानती और किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मानना। सब सारे वोटों को मिला करके ही सरकार बनती है, किसी 2 वोट 4 वोटों से सरकार नहीं बनती है। 4 बार समाजवादी पार्टी ने उस उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई हैं। सोनकर भाई से एक बात से मैं सहमत हूं, वो सबका बड़ा ख्याल करते हैं और विशेष करके BSP का बहुत ख्याल करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई है। आप लोग खुल करके गठबंधन कीजिए, पीछे से गठबंधन का क्या मतलब है, खुल के कीजिए, जनता सराहेगी आपको। आप लोग पहले भी कर चुके हैं। बहन मायावती जी ने जिस तरीके से आप लोगों के लिए केवल बातें कही नहीं, रैली से वो बताएं कि किस तरह से पैच वर्क आपने उनके संस्थानों पर करवाया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब शुक्ला जी ने एक दलित के सर पे पेशाब किया था तो उनको कैसा लगा था और पांव पगारा था आपके शिवराज सिंह चौहान साहब जो OBC थे। बाराबंकी में जो दलित को पेशाब की एजेंसियां लगाई गई उस पर उन्होंने दुख नहीं दिया। सीतापुर में जो जीप काट ली गई उसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। यानी दलित उत्पीड़न जो इस समय NCRB के आंकड़े 2022 तक के अवेलेबल हैं, उसमें दलित उत्पीड़न जो है वो गुजरात से भी आगे जा चुका है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। तो इस पर ये बयान खामोश है बहन जी का, तो क्यों ना खामोश हो।
क्योंकि ठीक है। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, हाँ बोलिए, जो दीपक जी जवाब दे रहे हैं। कपिल जी एक सेकंड जवाब दे रहे हैं दीपक जी। वो घटनाओं को आप भूल जाते हैं। देखिए आप कपिल भाई, आप उन घटनाओं को भूल जाते हैं जो बदायूं के अंदर कैसे 2 दलित बहनों को पेड़ से लटका करके मार दिया गया था। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा दर्ज हुआ था क्या? इटावा के अंदर 2015 में 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल के समाजवादी पार्टी के लोग मार देते हैं, उस पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा दर्ज होता क्या? नहीं होता है। यही होता था। और दूसरा छोड़िए, बहरी के अंदर हमने 2013 का वो दंगा देखा है। जब दंगा हुआ था, उस दंगे में किस प्रकार से दलित समाज के लोगों को छाट करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने जेल भरने का काम किया, उनको लाठी चलाने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। ये सारा दृश्य चलिए ठीक है दीपक जी, मतलब आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, लेकिन क्या वाकई कार्य किया जा रहा है इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि लालजी प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक है। लालजी प्रसाद जी, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से 2027 विधानसभा चुनाव में भी दलित एक वोटर की भूमिका ही, निर्णायक भूमिका में ही रहने वाला है, और किसके पक्ष में जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में दलितों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के पक्ष में जो निर्णय लिए अपने कार्यकाल में, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। दलितों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जो विभिन्न योजनाएं आई, चाहे आवास योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, इसके सबसे बड़े लाभार्थी दलित थे। वे लोग जिनके पास कच्चे मकान थे, जिनके घरों में शौचालय नहीं था, जिनके घरों में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसमें 80% भागीदारी दलितों की थी। और इन योजनाओं का लाभ पा करके दलितों में एक सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, और यह कार्यवाही आजादी के 20 साल बाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दे पर देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने दलितों की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्टैंड अप इंडिया योजना आई, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण सरकार ने किया, और जिस अनुसूचित जाति और महिला दोनों के लिए योजना चली, उससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में दलित कौड़ी से करोड़पति बन रहा है। सैकड़ों की संख्या में दलित आज उद्योगपति करा रहे हैं। तो योजनाओं का असर, इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि यही समाजवादी पार्टी जिसने आज तक अपनी लेकर आज तक एक भी सदस्य विधान परिषद में। ठीक है लालजी प्रसाद जी, मैं लौटूंगी क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है, लौटूंगी आपके पास। सुधा मिश्रा जी, जो आरोप लगा रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, क्या आप भी इसे इत्तेफाक रखती हैं कि मायावती ने रैली तो की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो बीजेपी के सपोर्ट में नजर आई, और कई बार ऐसे बयान भी उनके सामने आए जिसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से सीधा पंगा नहीं लेना चाहती है। दीपाली जी, अब क्या कारण है कि वो सीधे सीधे, जो उनकी आदत थी, जो उनका व्यवहार, जो उनका व्यक्तित्व था कि वो सीधे बातें करती थी, अब वो नहीं करती हैं। और एक चीज आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में सड़क पे जिस तरह से हम आना चाहते हैं और पुलिस का जिस तरह से बल प्रयोग करके इको गार्डन में डाल दिया जाता है, या हमारे बैनर, हमारे जो भी है नगर निगम रात में ही उठवा लेती है। जिस तरह से मायावती जी की रैली होने दी गई और जिस तरह से सपोर्ट दिख रहा था कि एक ही गाड़ी पे आगे बैनर लगा हुआ है भाजपा का और पीछे झंडा लगा, उसकी जस्ट जहां पे ड्राइविंग सीट होती है उसके दरवाजे के पास बसपा का झंडा, तो वो दिख रहा था, बताने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कारण है, ऐसी कौन सी चीजें इनके हाथ में, भाजपाइयों के हाथ में, कि बहन जी डर रही हैं, क्योंकि दलितों की आवाज बन के वो उभरी थी, इसमें कोई किसी को शंका नहीं है, शंको शुबा नहीं है। लेकिन अब वो कौन सी वजह है कि वो बी टीम के रूप में भाजपा के काम कर रही है, और क्यों वो दलितों के अधिकारों पे बात नहीं कर रही? उन्होंने मूर्तियों के संरक्षण पे बात तो की, आपने अगर देखा होगा कि जब बोल रही थी तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया भाजपा सरकार का कि मूर्तियों का संरक्षण, आप भी जाके देखा ये मूर्तियों का संरक्षण किस तरह होता है और किस तरह हो रहा है। मतलब जो चीज नहीं है उस पर बोल दिया, और जिस दलित की हत्या की गई, भाई ने कहा पकड़ा गया,
पुलिस ने पहले उस व्यक्ति को पकड़ा था, फिर छोड़ दिया। उसके संरक्षण में पुलिस नहीं आ पाई, लेकिन अजय राय या कोई लोग उनकी सहायता के लिए पहुंचेंगे तो पुलिस पहले पहुंच जाती है। तो आप देखो ना कि किस तरह से इस सरकार को चलाया जा रहा है, डराया जा रहा है और लोगों को सड़कों पे उतरने से रोका जा रहा है। और जिस तरह इनकी रैली करने दी गई, ये स्पष्ट है दीपाली जी। अगर हम लोग इस बात पे रोष प्रकट करें, हम क्रोधित हों, तो आप लोग कहते हैं उल्टा बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये हो रहा है। ये हम सवाल किससे करने जाएंगे? आप लोग एक माध्यम है कि अपनी आवाज हम उठा पाते हैं। हमारी आवाजों को बंद करने के लिए बड़े बड़े कीले और बर्छे और जो डिवाइडर होते हैं उस पर लगा दिए गए। बिल्कुल दीपक जी जवाब दे रहे हैं, सड़क पे ना आने पाए। दीपक जी देखिए जी हमारी बहन है बड़ी, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूँ, मगर आज उन्होंने इतने हद की बात करी, मैं उसको समझ नहीं कहा कि आगे गाड़ी में जो है बीजेपी का झंडा और पीछे जो है मायावती जी का झंडा या बसपा का झंडा, ये कोई जी भी देखी होंगी, आप भी देखे होंगे। अरे मैंने आपको सुना ना, मैंने आप सुनो, आप सुनिए ना, तभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि बहन जी अगर बहन जी समाजवादी पार्टी की जगह अगर बहन जी से हमारा गठबंधन होता तो शायद परिवर्तन कुछ और होता। तभी राहुल गांधी जी बहन जी को याद कर रहे थे। मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुंह से निकले हुए शब्द पे काउंटर होगा तो झूठ नहीं बोलना। आज आप किस प्रकार के रूमर को फैलाना चाहते हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आप जाके चेक करिए और आपके इस झूठ में लोग फंसेंगे, दर्शक करने वाला नहीं है। जो और ट्रेंडिंग मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात आप मना कर रहे हैं। आज जो दलित समाज है, अभी हमारे कपिल भाई बड़े भाई कह रहे थे गठबंधन की बात। अरे भाई गठजोड़ तो 2019 में किसका था? कौन गलवैया खेल रहा था 2019 के चुनाव में? कौन मैदान में उतरा था एक साथ? उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। भाई आप लोग एक साथ आकर के चुनाव लड़ते और आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हाँ, ये तो तय हो गया कि समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बसपा भी बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी ए टीम है। ये तो तय हो गया, ये देश की जनता ने तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ए टीम है। और जिस प्रकार से आज हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टर ये है कि कोई भी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी मूलभूत सुविधा। सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके घर पर सर्व, लेकिन वो सुरक्षित ही नहीं है दीपक जी, तो फिर कैसे मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पाएंगी? योजनाओं, सड़क और बिजली पानी। दीपक जी अगर ये अत्याचार होता रहेगा और उन पर उनकी सुरक्षा को लेकर ही सवाल होगा, उसी को लेकर राजनीति होती रहेगी, तो कैसे उनको ये सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, आज वही सुरक्षा प्रदान करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यही उत्तर प्रदेश के कानून को हमने देखा है, जो लोगों की दरबारियों पर बनने का काम करते थे। हमने बदायूं की घटना का जिक्र किया, वो घटना कितनी दर्दनाक, पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुआ था। पत्रकारों की थाने में बैठ करके हत्या कर दी जाती थी, कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन दीपक जी कब तक हम पुरानी सरकारों को ही बोलते रहेंगे? अब जो अभी काम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। खैर कपिल श्रीवास्तव जी, क्या जो अब आपको ये जरूरत आन पड़ी है आज की अपनी योजनाओं को फिर से दिखाना, अगर आपकी योजनाएं इतना ही काम कर रही होती तो आपकी सरकार जाती ही नहीं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमने अपनी गलतियों से सबक लिया है और उसी को देखते हुए आज आपने देखा होगा अभूतपूर्व रूप से जो कभी नहीं हुआ उतनी सीटें हमने जो है लोकसभा के अंदर जीती। ये हमारी मेहनत का नतीजा है, ये हमारे समर्थन का नतीजा है, ये हमारे विश्वास जीतने का नतीजा है जो 2024 के संसदीय इलेक्शन में परिलक्षित हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन घटनाओं की ये बात कर रहे हैं ये विपक्ष में नहीं बैठे हुए हैं, इनकी सरकार है। एफआईआर दर्ज कीजिए और जिसने दर्ज नहीं किया आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? ये बता नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में कितने लोगों को मंत्री बनाया हुआ है। ये बताओ। दूसरी चीज ये बता दें कि हाथरस कांड के अंदर जब एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, सीबीआई एक सेकंड दीपक जी पूरी बात कर लेने दीजिए कपिल जी को, फिर आप अपनी बात रखना। जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रही थी, उसको समाजवादी पार्टी। दीपक जी एक सेकंड, दीपक जी एक मिनट, कपिल जी को पूरी बात रखने दीजिए फिर आप कहिएगा। हाँ कपिल जी बोलिए। देखिए 100 की सीधी बात है कि इन्होंने कोई भी सशक्तिकरण दलितों का नहीं किया, बल्कि अपमानित करने का काम जगह जगह किया है। दलित उत्पीड़न इस समय नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, उसका ये जवाब नहीं दे रहे। भूतपूर्व सरकारों के समय में कौन एफआईआर दर्ज हुई, नहीं दर्ज हुई, आप मुझे बताओ ना। आपने क्यों नहीं उससे दर्ज कर दिया और उनको दंडित क्यों नहीं किया जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की? आप करनी होते, आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, हाथरस के अंदर जो घटना बैठी उसमें तो लोकतंत्र को आपने धज्जियां उड़ा दी।
आपने सीबीआई इंक्वायरी से भी मना कर दिया। 12 बजे रात में आपने लड़की की लाश को जो है मिट्टी के तेल से फुकवा दिया। आप उन अभियुक्तों के साथ जाकर के खड़े हो गए, उनके साथ आंदोलन कर रहे थे। आपने बाकायदा विपक्षियों को लाठी से मारा, अपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है दीपक जी, बहन बैठी करके वहां पर, ठीक है कपिल जी इसका जवाब दे रहे हैं दीपक जी। कि इनको धरने पे बैठने का। देखिए, इन्होंने कहा मैनपुरी के अंदर वो घटना, वो दलित की बेटी जिसकी हत्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसलिए करा दी थी उपचुनाव में, मैनपुरी के उपचुनाव में, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रही थी और हमने उस पर कार्रवाई करी, जो उस पर दोषी था उस पर कार्रवाई करी। और आप वही लोग हैं जो एक ओबीसी वर्ग की लड़की, जो बेटी, उस बेटी के साथ घटना की गई, आप उसके डीएनए की जांच कर रहे थे, आप उसके डीएनए की बात कर रहे थे और अपने दोषियों को बचाने की ठीक है कपिल जी और दीपक जी बने मेरे साथ। लालजी प्रसाद जी का एक बार प्रश्न करती हूँ। लालजी प्रसाद जी, आपने सुना सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्या स्थिति है समाज की, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि हम तमाम योजनाएं ला रहे हैं, स्थिति कहां पर है? क्या वाकई जो 75 साल की बार बार बात की जाती है, क्या 75 साल में इतना सब कुछ हो गया है? क्या लग रहा है कि स्थिति बेहतर हुई है इस सरकार में? देखिए, निश्चित रूप से स्थिति बहुत बेहतर हुई है और दलितों के भीतर एक बड़ा बदलाव आया है और यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न योजनाओं के कारण ही संभव हो पाया। और आज कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। आपको पता है, कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा किसी चौराहे पर पूरे देश में नहीं लग पाई, भारत रत्न तक नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का कार्य किया। जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, इनको तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दलितों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितने संस्थान बने थे उत्तर प्रदेश में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटाने का काम किया। मान्यवर कांशीराम के नाम से जितने संस्थान बने थे उसे हटाने का काम किया। संत रविदास को अपमानित करने का यदि किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। भदोही में जिला बना था संत रविदास के नाम से, वहां संत रविदास का नाम हटा दिया। डॉक्टर अंबेडकर तो दूर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धर्मपत्नी माता रमाबाई को भी ठीक है क्योंकि सर मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं छोटा सा कमेंट सुधा मिश्रा जी से लूंगी। रमाबाई, सुधा मिश्रा जी एक छोटा सा कमेंट जो आज हमारे आदरणीय दलित चिंतक जी से मैं बस थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं और कहां उनकी मूर्ति नहीं थी, ये बातें जो आप बता रहे हैं इसको किसके गले उतरेंगी? मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं में से हैं जो कहते हैं गांधी फिल्म आने के बाद लोग गांधी जी को जान पाए। तो आप लोग ऐसे कम से कम तथ्यों की जो बिना परे बात है, कल्पना लोग की बात है, बुलबुल पे बैठ के उड़ने वाली बात है, वो मत किया करिए। इस देश ने, इस देश की माटी ने, इस देश के लोगों ने जिस तरह से परिवर्तन किया है और गांव-गांव में मैंने बचपन से लेके देखा है, पहले के भी लोगों ने देखा होगा, तो कम से कम जो योजनाएं इस देश के विकास में, जिस योजनाओं ने इस देश को साक्षर बनाया, शिक्षित बनाया, विकासशील बनाया, हम आगे बढ़े, उनको इस तरह से दरकिनार मत किया करिए। दरकिनार मत क्या करिए। आप लोग तथ्यात्मक बातें करके जनता को बरगला नहीं सकते। अंबेडकर जी का मिल के सरकारों में संविधान बनाने जी मेरे पास समय इतना है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा क्योंकि अब लगातार सियासत हो रही है दलित वोटर्स को लेकर, लेकिन दलित वोटर्स किसके पाले में जाते हैं ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2027 में चुनाव होंगे, उस दौरान ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।